आप सब साथ सरकार ने 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि एक भी सरकारी स्कूल को हम बंद नहीं होने देंगे और हमने हरियाणा में उन तमाम जगहों पर जहाँ भी ये 105 सरकारी स्कूल आते हैं उन सभी गाँव में गाँव वासियों के साथ बातचीत करके उनके समर्थन के साथ इन तमाम जगहों पर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है और हर जगह पर हमें जन समर्थन मिल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा, आज हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को तेज़ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में और किसी भी एक भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं होने देगी आम आदमी पार्टी। गांव के लोगों की सहमति भी हम इस बात पर लेंगे कि 2 साल के लिए सभी इन 105 गांवों के लोग संघर्ष करके इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे और 2 साल बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तो हम उन गांव के सभी लोगों को ये वादा करते हैं कि सरकार आने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था इन सभी सरकारी स्कूलों में की जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है, बल्कि जो तमाम शिक्षक हैं, जो तमाम बाकी स्टाफ स्कूलों में काम करता है, उनको भी एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी संख्या कम करने की साजिश रची जा रही है लगातार। इस बात को लेकर के टीचर्स यूनियन और कई सारे स्टाफ यूनियंस जो हैं वो भी हमारे लगातार संपर्क में हैं, वो भी इस बात को लेकर के नाराज़ हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा के ये कह रहे थे कि जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं उनको कैसे चलाया जाए, जिनमें संख्या कम है उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने तथ्यों को रखूं तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार पहले कुछ स्कूलों से टीचर्स का ट्रांसफ़र करती है, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स को वहाँ से हटा लेती है और उसके बाद जब लगातार बच्चों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि जब टीचर्स नहीं होंगे तो वो बच्चे उस स्कूल में पढ़ करके करेंगे क्या, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, पीने का पानी, टॉयलेट तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो जब वहाँ पर संख्या कम हो जाती है बच्चों की, सोची समझी साजिश के तहत उन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और जो बची खुची पोस्ट भी वहाँ पर हैं उन पोस्ट को भी ख़त्म कर दिया जाता है, उन शिक्षकों की भी नौकरी पर बात आ जाती है। इस पूरे के पूरे मॉडस ऑपरेंडी जो बीजेपी का है, जो प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साजिश कर रही है कि इन प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जाए, जो कि ज़्यादातर जगहें गांव के लोगों ने अपनी शामलाती ज़मीन में से दे करके गांव में स्कूल बनवाए। दसियों साल संघर्ष करके गांव के लोग मंत्रियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसके बाद किसी गांव में एक स्कूल खुलता है, उनको बंद करके गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश की जा रही है और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एजुकेशन को व्यापार बनाने की एक साजिश की जा रही है, जो आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में होने नहीं देगी। हम इस संदर्भ में सभी गांव वासियों के साथ मिल रहे हैं, सभी जितने भी शिक्षक यूनियन हैं उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हम ऐसे स्कूलों को भी ढूंढ करके प्रयास कर रहे हैं जहां से कि योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स को ट्रांसफ़र किया गया और उस पोस्टिंग के अगेंस्ट वहाँ पर किसी नए टीचर को नहीं भेजा गया। यानी अगली लिस्ट तैयार की जा रही है जिन स्कूलों को बंद किया जाना है, उन लिस्ट पर भी हम काम कर रहे हैं और ऐसे कई गाँव में कल भी और आज भी ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के आह्वान पर आंदोलन किया है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर एक भी शिक्षक का यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और उसके बदले में दूसरे टीचर को नहीं भेजा गया तो अनिश्चितकालीन धरना इन सब जगहों पर शुरू हो जाएगा। 105 स्कूलों की जहाँ तक हमने बात की, उनमें हम कई जगहों पर लगातार डेली आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर हमने पक्के धरने वहाँ पर जमाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा जब तक कि सरकार अपनी ये लिस्ट वापस नहीं लेती है, जब तक सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा 105 स्कूल है, उनमें से काफ़ी जगह पे धरना हो रहा है। जब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और आप एक राष्ट्रीय सलाहकार के पद पर हैं, तो आपके पास और ज़्यादा कंक्रीट फैक्ट्स एंड डाटा होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि कल कितनी जगह ग्रामीण लोगों ने ताला लगाकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी ने जैसा आह्वान किया? जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि स्कूलों को बंद करने की कवायद है, ऐसा क्या कोई आपने लिस्ट बनाई कौन कौन से स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, पूरे प्रदेश में कितनी जगह प्रभावित है? देखिए बिल्कुल, फैक्ट्स। जब मैं बात करता हूँ तो आंकड़ों के साथ करते हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग कभी भी तथ्य और आंकड़ों के बिना बात नहीं करते हैं। हमने कल जब हमने ये प्रदर्शन का आह्वान किया था तो हम ताला नहीं लगा रहे हैं, जो स्कूलों को सरकार बंद कर रही है उनको हम खुलवाने का काम कर रहे हैं। उनके दरवाजे खोल करके उनके बीचों बीच 36 जगहों पर कल आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उनके साथ ग्रामीण भी शामिल हुए।
वो एक सांकेतिक प्रदर्शन इस बात को लेकर के था कि स्कूल के दरवाजे हम बंद नहीं होने देंगे, लेकिन जहां पर कई जगहों पर टीचर्स का ट्रांसफ़र करके उनकी जगह पर नए टीचर्स नहीं भेजे जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स को साजिशन योजना के तहत वहां से हटाया जा रहा है ताकि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो सके। ऐसे कम से कम 10 से 12 स्कूलों में ग्रामीणों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, ये बात दर्शाने के लिए कि सरकार इन स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है और उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम ये 2 तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर रैशनलाइजेशन की जरूरत है, यानी टीचर्स ज़्यादा है, वहाँ टीचर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो स्कूल है वो इसलिए बंद करें। इससे पहले 2011 में 124 स्कूल, 2014 में 385 स्कूल, यानी 509 स्कूल 2014 में भी बंद हुए थे, 2014 से पहले, और अब भी 105 स्कूल बंद किए। तो इसका वजह है कि बच्चों का नहीं होना। लेकिन आपकी पार्टी पर तो सीधा सीधा उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की सलाह जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली को संभालने पहले, उसके बाद हम हरियाणा संभालने के लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा के शिक्षा मंत्री अगर खुद नहीं पढ़ पाए तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी के बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करें और हरियाणा प्रदेश के बाकी बच्चे भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएँ। कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे शिक्षा तंत्र में सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस के समय में खुद शिक्षा मंत्री कल कहीं बयान दे रहे थे कि 450-500 स्कूल उनके समय में भी बंद किए गए और अब भारतीय जनता पार्टी के समय में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए और 55 साल से ज़्यादा हरियाणा को बने हुए हो गए। गाँव में स्कूल तो खुलते हैं, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल तो खुले, लेकिन उनमें कभी भी ऐसी सुविधाएं देने का काम नहीं हुआ कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए दर-दर ठोकर ना खानी पड़े और गरीब के बच्चों को भी अपना कमाया हुआ सारा धन प्राइवेट स्कूलों में न लगाना पड़े। ऐसी कोई कोशिश हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं हुई और मैं शिक्षा मंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि इसी जनता के वोट से आप चुन करके आए हैं। हालांकि बीजेपी को सरकार चलाने का मैंडेट नहीं मिला था, उसके बावजूद ज़बरदस्ती जनता से धोखा करके आप लोग धोखे के गठबंधन में एक सरकार चला रहे हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं कि जनता की राय से ऊपर आपकी पर्सनल राय हो जाए और आप अपने पर्सनल हितों को साधने के लिए प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ मिलकर के, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश करें, जो कि गांव के लोगों ने, जो कि राज्य के लोगों ने आपस में मिल करके बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन स्कूलों को बनाया था। उनको किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी बंद नहीं होने देगी और ये हम खुली चुनौती देते हैं। अगर शिक्षा मंत्री को ये लगता है कि उनके हाथ में सरकार है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इन 105 स्कूलों को बंद करके दिखाएं। इन 105 स्कूलों की किसी भी एक दीवार की एक ईंट गिरा करके दिखाएं। आम आदमी पार्टी खुली चुनौती देती है कि 2 साल तक न सिर्फ गांव के लोगों के साथ मिलकर इन स्कूलों का संरक्षण करेंगे, बल्कि 2024 में पूर्ण सत्ता परिवर्तन करके पब्लिक आम आदमी पार्टी को जब मौका देगी तो इन स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर भी करके दिखाएंगे, जैसा हमने दिल्ली में करके दिखाया। पंजाब में स्कूलों की हालत पे स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बहुत बुरी हालत है, वहाँ अभी तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। आप बने 6-7 महीने ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो क्या आप लोग ये सलाह उनको भी देंगे कि वो भी हालत सुधारें? आपने शायद गौर नहीं किया पंजाब सरकार के काम करने के तरीके पर। वहाँ पर बहुत सारे अस्थाई जो लोग भर्ती थे, जिसमें स्कूल का स्टाफ भी शामिल है, उनको स्थायी किया गया। ऐसे 36,000 पद निकाले गए थे जिनको स्थायी किया गया और हाल ही में अभी 4-5 दिन पहले ही 6,000 से ज़्यादा जेबीटी टीचर्स को भर्ती करने का वहाँ पर काम किया गया, वो भर्ती निकाली गई है। इसके साथ साथ सारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए वहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि 55 साल या 75 साल में जो व्यवस्था बिगाड़ी गई है वो अगर 5 दिन में या 10 दिन में सुधर जाए या 2 महीने में सुधर जाए, तो उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। लोगों ने पंजाब में हमें 5 साल का समय दिया है। हमारी हर सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में, हम दोबारा किसी व्यक्ति के पास कोई बहाना लेकर वोट मांगने नहीं जाते। 5 साल में काम करेंगे और उसके बाद लोगों के पास ये कहते हुए जाएंगे कि अगर हमने अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाए हैं तो हमको वोट दीजिएगा, वरना हमको वोट मत दीजिएगा। तो 5 साल के अंदर कोई आम आदमी पार्टी का ऐसा वादा नहीं रहेगा जो पंजाब के अंदर पूरा नहीं होगा। कांग्रेस समझने की भूल कर ली थी। उन्हें लगा था कि इनको भी लालच देकर के तोड़ा जा सकता है, खरीदा जा सकता है या झुकाया जा सकता है। पहले कई राज्यों में कांग्रेस के साथ बीजेपी ऐसा कर चुकी है
उनको लालच दे करके, उनके नेताओं को तोड़ करके, जिनको वो कहते थे कि सबसे भ्रष्ट हैं, हेमंता विश्व शर्मा जिनके खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया, कहा कि ये सबसे भ्रष्ट हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के सीएम बने बैठे हैं। इसी तरीके से मुकुल रॉय जिन पर आरोप लगाए, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उसके बाद वो सारे आरोप खत्म हो गए, उसके बाद आरोप अब नहीं लगाते हैं। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी में नेताओं की, जो कि वो दूसरी पार्टियों से तोड़ करके लाए, और जब उनके पास वो आ गए तो वो दूध के धुले हो गए। मुझे लगता है कि ये कभी किसी ने मुकुल राय से नहीं पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया कौन आपसे बात करने आया था, बीजेपी ने क्या ऑफर दे करके आपको तोड़ा। कभी किसी ने हेमंता विश्व शर्मा से नहीं पूछा कि आपने क्यों नहीं बताया, और उन्होंने कभी बताया भी नहीं। मनीष सिसोदिया जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको बीजेपी ने ऑफर किया तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं अपनी पार्टी से दगा नहीं कर सकता, ना मैं झुकूंगा, ना तुम मुझे झुका सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना खरीद सकते हो। खुली चुनौती बीजेपी को देते हुए उनकी इस साजिश का भंडाफोड़ किया, खुलेआम आकर के बताया। ज़रूरत पड़ेगी, जब भी समय आएगा, सही समय आएगा, तो हम सारे साक्ष्य भी पब्लिक डोमेन में रखेंगे। लेकिन इतने भर से बीजेपी को ये तो समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है, इनको झुकाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। और ये सारी हलचल सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंपेन का मोमेंटम लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी ये सारे दबाव इसलिए बना रही है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के कैंपेन से अपने पांव पीछे खींच ले, लेकिन वो समझे नहीं अरविंद केजरीवाल जी को कि जितना वो ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हम और ताकत के साथ गुजरात में जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी भी लोगों के बीच जाकर वहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति को काम करने के लिए, जो देश के लिए काम करना चाहता है, उसके ऊपर इस तरीके की साजिश बीजेपी कर रही है, तो क्या लोग उस साजिश को समर्थन करेंगे या मनीष सिसोदिया जी के काम करने के तरीके को समर्थन करेंगे? ये सवाल लेकर मनीष सिसोदिया जी भी गुजरात की जनता के बीच में हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी गुजरात की जनता के बीच में हैं, और भरपूर समर्थन हमको वहाँ पर मिला। आपने कहा गुजरात की जनता के बीच में, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल में भी जो आपका निकटवर्ती जो राज्य है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि जब हरियाणा में पार्टी उभर रही है, पंजाब में सत्ता में है, दिल्ली में भी, और चंडीगढ़, अगर यूपी की बात करें, यहाँ पे भी अच्छी मौजूदगी उन्होंने नगर निगम चुनाव में दर्ज कराई है। हिमाचल में किस तरह की तैयारी होगी, क्योंकि गुजरात तो गए हुए हैं वो? देखिए, हिमाचल में भी लगातार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होते रहते हैं, और लगातार मनीष सिसोदिया जी और भगवंत मान जी भी अभी पिछले दिनों वहाँ पर गए थे। दोनों जगह पर हम अपने संगठन को दिन प्रतिदिन मजबूत कर वहाँ पर एक ज़बरदस्त दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का भरपूर समर्थन हमें हिमाचल प्रदेश में भी और गुजरात में भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चिंता गुजरात की सता रही है, क्योंकि जिस तरीके का समर्थन 27 साल का बीजेपी का वहाँ शासन है, उसके बाद जिस तरीके का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये भयभीत है कि अगर गुजरात से हमारी जड़ें उखड़ गई तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई नाम लेने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं बचेगा। और मोदी जी के नाम का जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट बीजेपी ने किया है, उनका जो व्यक्तित्व गुजरात से लेकर के और उनकी स्टोरी सुना करके क्रिएट किया है, वो पूरा व्यक्तित्व धराशायी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व मिट जाएगा हिंदुस्तान से। ये चिंता उनको सता रही है, इसलिए गुजरात को लेकर के बीजेपी ज़्यादा सेंसिटिव है, और वहाँ पर हमारे ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, और गुजरात से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपने हाथ पीछे खींच लें, जो कि आम आदमी पार्टी करने नहीं पाती। गोवा में भाजपा नेत्री जो है सोनाली फोगाट के अनुसार, उनका निधन जो है हफ्ते हुआ है, ऐसी अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, उनकी बहन है, उनके द्वारा मीडिया में इस तरह का बयान आया कि उनकी हालत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने किसी साजिश का अंदेशा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह सुबह अचानक ये खबर मिली तो बहुत दुख हुआ था। एक हंसमुख व्यक्तित्व थी सोनाली फोगाट जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता थी। बेशक पार्टी अलग हो, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर वो एक अच्छा उनका स्वभाव और अच्छा व्यक्तित्व था, उसको लेकर के दुख हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने उनकी बहन का बयान सुना तो मैं स्तब्ध हो गया। मैं हैरान था इस बात को लेकर के कि ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट जी को पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात को लेकर शक था कि उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, उनके खाने के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद वो असहज महसूस कर रही हैं। ये आरोप बेहद संगीन है, और अगर इस तरीके की बात सोनाली फोगाट जी ने कही थी तो पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा था, कौन व्यक्ति है जिसको उनकी मौत से फ़ायदा हो सकता है। और ऐसे साजिश को बेनकाब करने के लिए न्यायिक जांच होना इसकी बहुत ज़रूरी है। किसी रिटायर्ड जस्टिस या किसी
जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना करके इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें किसी पुलिस या बाकी एजेंसी की जांच से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए किसी भी तरीके के पक्षपात की गुंजाइश न रहे, इसके लिए एक निष्पक्ष कमेटी बना करके इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर कौन था जो सोनाली फोगाट जी के खिलाफ साजिश कर रहा था और क्या ये वाकई में असमय मौत है या फिर ये हत्या है। वो हम बचपन में पढ़ते आए थे किताबों में कि भारत एक विकासशील देश है और वो एक दिन विकसित देश बनेगा, और आज तक भी हमारे बच्चे भी वही किताबें पढ़ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है और वो विकसित देश बनेगा। इसके पीछे जो हमारी विचार रहे, जिस तरीके से सरकारों का काम करने का तरीका रहा, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, वो सब चीज़ें इसकी दोषी हैं। अब जो नई विचारधारा आम आदमी पार्टी की आई है उसका मूल ये है कि मूलभूत सुविधाएं देश के हर व्यक्ति को फ्री और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके बाद हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कुव्वत के हिसाब से मेहनत करके समाज में तरक्की कर सके। तो मुझे लगता है कि इसी विचारधारा से भारत एक विकसित देश बन सकता है। इसी विचारधारा से जब आप अपने स्कूलों में बिजनेसमैन तैयार करेंगे, जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करा रहे हैं, उस तरीके की विचारधारा से अगर आप काम करेंगे तो ना रोज़गार की कमी रहेगी किसी तरीके की, ना लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी, ना गरीबी की दिक्कत रहेगी, और तमाम वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी जो मूलभूत सुविधाओं के ठीक होने के बाद विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आपके सामने ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, यूरोपीय देश भी हैं, अमेरिका भी है, जिसमें कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं स्टेट की जिम्मेदारी होती हैं, क्योंकि स्टेट बड़े पैमाने पर टैक्स लेता है और उस टैक्स के बदले में अगर अपने लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएं तो उनको फ्रीबीज़ ना कहा जाए। हमें लगता है कि फ्रीबीज़ वो हैं जो मोदी जी अपने दोस्तों को देते हैं। 10 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के उनके दोस्त विदेशों में भाग जाते हैं, उनको लुकआउट नोटिस इशू नहीं करते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, 14.5 घंटे रेड में सहयोग किया जिन्होंने, जो सामने मौजूद हैं, मंत्री हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हैं। मुझे लगता है ये सोच का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में काम करे, सत्येंद्र जैन ने लोगों की सेहत सुधारने के लिए काम किया, अच्छी अस्पताल व्यवस्था बनाने के लिए काम किया, ईडी की रेड करा दी, उनको गिरफ्तार करा दिया। मनीष सिसोदिया बच्चों का भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं, स्कूल अच्छे बना रहे हैं, उन पर सीबीआई की रेड करा दी। मोदी जी ये सोचते हैं कि जो भी देश के लिए काम करे उसके खिलाफ सीबीआई या ईडी की रेड करा दो। इसका सीधा मतलब क्या? इसका सीधा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। एक सवाल और अनुराग जी, हेट स्पीच मामले में अभी ताज़ा जो मामला है, बीजेपी के जो एमएलए हैं टी राजा सिंह, उनके द्वारा जिस तरीके से पर्टिकुलर समुदाय और उनके गुरु के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई, लेकिन उनके पार्टी के जिस तरीके से जो प्रमुख हैं उनके द्वारा कोई कॉग्निजेंस इस मामले में नहीं लिया जाता या उनके हेट स्पीच को नहीं कंट्रोल किया जाता, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप पूरे देश में आपको ढेरों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अभी 4 दिन पहले राजस्थान में भी कोई उनके नेता वीडियो पर बोलते पाए गए थे कि हमने 5 लोगों को मार दिया था। ये तो इसी बार है कि उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया। जात पात के नाम पर जहर फैलाना, धर्म के नाम पर जहर फैलाना, लोगों के बीच में अमीर गरीब की नफरत पैदा करना, लकीरें खींचना, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है। अंग्रेज़ों की तरह वो फूट डालो राज करो की नीति पर काम करते हैं। मुझे लगता है इस देश में इस वक्त 2 ही विचारधाराएं बची हैं जिनकी आपस में टक्कर हो रही है। एक नफरत फैलाने वाली विचारधारा है और दूसरी आम आदमी पार्टी की इंसानियत की और प्यार फैलाने वाली विचारधारा है, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे करके उनके जीवन को शांत और संपन्न बनाना चाहती है, ताकि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम बढ़ सके और देश मजबूत हो सके। भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर उनके बीच में नफरत पैदा करके देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है, देश के खिलाफ।